तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 का रासायनिक विज्ञान का अंशाल पेपर कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने सेट 6 तक के क्वेश्चन को कर लिया था। हमें सेट 7 से शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मोललता का हमारा फार्मूला होता है यम बराबर होता है विलेय का भार होता है, जिसे हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। विलेय का भार हो जाएगा और विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन केजी में। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों, हमारा इसका भार दिया है 5 ग्राम, 5 हो जाएगा बटा इसका अणु भार यानी कि NaOH का अणु भार निकालेंगे। तो जो हमारा NaOH होता है दोस्तों, NaOH हमारा जो NaOH का हमें अणु भार निकालना है। तो Na जो होता है वो हमारा सोडियम होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तथा इसका जो भार होता है, परमाणु भार जो होता है उसका 23 होता है। तो 23 प्लस जो ऑक्सीजन होता है उसका 8 परमाणु क्रमांक होता है, 16 उसका भार होता है। तो 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 20 30 40 हो जाएगा, 40 ग्राम। यानी कि जो हमारा NaOH है उसका अणु भार हमारा 40 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 40 हो जाएगा गुणे आयतन देखिए हमारा 450 दिया है। तो हमें इसमें केजी में लेना है यानी कि किलोग्राम कर रहे हैं। ml में दिया है हमें, इसमें लीटर में चाहिए। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर भाग दे देंगे। ये हमारा इसका हो जाएगा। अब इसको काट देंगे। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 बटा ये 9 दूना 18 हो जाएगा। 5/18 को जब भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा यानी कि 0.278 मोल प्रति लीटर। यही हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन ख क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ख क्वेश्चन कर रहा है संकुल K3CO C2O4 का होल थ्राइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। इसमें हमें जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसमें जो कोबाल्ट है उसको x मान लेंगे और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 3 आएगी। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। यानी कि हमें इसमें ऐसा संक्रमण तत्व बताना है जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अस्थायी नहीं पाई जाती। उसमें जो ऑक्सीकरण परिवर्तनीय अवस्था है वो नहीं पाई जाती है। पहला दिया है सिलीनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। तो इसमें हमारा सिलीनियम सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिलीनियम। ये जो सिलीनियम है वो ऐसा संक्रमण तत्व है जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था उसमें नहीं पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यौगिक जिसमें क्षार की प्राबल्य सबसे अधिक है। इसमें हमें यौगिक जिसमें क्षार की प्राबल्य सबसे अधिक है उसको हमें ढूंढना है। तो पहला दिया है CH3 का होल ट्वाइज NH, दूसरा दिया है CH3NH2 दिया है, तीसरा दिया है CH3 का होल थ्राइज N और चौथा दिया है NH4। तो हमारा ऑप्शन इसमें 100 सही हो जाएगा यानी कि तीसरा NH3 का होल थ्राइज N। यही हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन डॉग क्वेश्चन कह रहा है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। यानी कि इसमें हमें डाइसैकेराइड बताना है कि जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो पहला दिया है सुक्रोज, दूसरा दिया है सेलुलोज, तीसरा दिया है लैक्टोज और चौथा दिया है माल्टोज। तो इसमें हमारा ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा यानी कि दूसरा ऑप्शन सेलुलोज सही हो जाएगा। अब देखिए चौक क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अपकर्मक से होती है। हमें इसमें जो बताना है, पहला दिया है एल्कोहल, दूसरा दिया है एल्डिहाइड, तीसरा दिया है कीटोन और चौथा दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमें इसमें यह बताना है कि जो टालेन अभिकर्मक होता है उसकी पहचान हम लोग किससे करते हैं। तो जो टालेन अभिकर्मक होता है दोस्तों उसमें हमारा CHO आता है यानी कि एल्डिहाइड से उसका पहचान होता है यानी कि ऑप्शन
दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इसी की यानी कि एल्डिहाइड की वजह से हम उसे पहचान सकते हैं कि वो हमारा टाले नवकर्मक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए। अब हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दूसरे का कह रहा है 30 ग्राम एथिलीन, यानी कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल यानी कि C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है निम्नलिखित की गणना कीजिए। यानी कि ये जो दो दुआ दिया है उसका हमें गणना करना है। तो देखिए पहला करा है बिलियन के हिमांक में अवनमन की गणना करना है और दूसरा बिलियन का हिमांक गणना करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम इसमें लिखेंगे दिया क्या है। जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है पहला देखिए हमें दिया है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, यानी कि 30 ग्राम, ये हमारा इसका भार दिया है, विलेय का भार। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। W, ये हमारा W बराबर 30 ग्राम दिया है। अब देखिए कह रहा है को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, यानी कि जो ये जल है ये हमारा आयतन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आयतन। तो लिखेंगे विलायकर का आयतन, इसे भी हम लोग W से ही लिख देंगे। W बराबर हमारा हो जाएगा 450 ग्राम दिया है। अब देखिए इसमें हमें पहला क्या निकालना है। पहले अभी ये जो हमें दिया है एथिलीन ग्लाइकाल, इसका हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं, यानी कि C2H6O2 का अणुभार, इसका अणुभार निकाल लेंगे। तो हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका हमारा अणुभार 12 होता है। तो 2 है तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुणे 2 हो जाएगा। ये 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 16 दूना 32 हो जाएगा। इसे हम लोग जोड़ देंगे। देखिए ये हो जाएगा 6 2 8, 8 4 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 62 ग्राम इसका हमारा अणुभार हो जाएगा। इसका अणुभार 62 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए अब हमें पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है बिलियन के हिमांक में अवनमन। तो पहला लिखेंगे बिलियन के हिमांक में अवनमन, बिलियन के हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हमारा फार्मूला होता है दोस्तों डेल TF बराबर हमारा इसका फार्मूला होता है KF इंटू M। ये हमारा इसका फार्मूला होता है, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ये जो हमारा M होता है दोस्तों ये हमारा मोललता होता है, मोललता, ये हमारा मोललता होता है। अब यहाँ पर मोललता का हम लोग फार्मूला लिख देंगे। तो डेल TF बराबर हो जाएगा बराबर KF, जो हमारा मोललता होता है इसका हमारा फार्मूला होता है विलेय का भार, यानी कि W। विलेय के भार को W से डिनोट करते हैं, बटा हो जाता है विलेय का अणुभार, यानी कि ये भी हम W विलेय का अणुभार को M से डिनोट करते हैं। अभी को हमने फार्मूला लिखा था मोलारता का, उसी तरह उसका भी होता है। ये अणुभार हो जाएगा विलेय का अणुभार हो जाएगा गुणे आयतन, यानी कि आयतन को W से डिनोट हमने यहाँ पर किया है, दिया था। देखिए यहाँ पर W से डिनोट किया है, यहाँ पर भी W लिख देंगे और इसे हम लोग ग्राम में, यानी कि ग्राम में दिया है। देखिए ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में दिया है, तो इसे लीटर में बदलने के लिए, यानी कि ये हमारा मोललता है ना, तो मोललता को हम लोग KG में नापते हैं, ठीक है,
केजी में नापते हैं तो ये हमें ग्राम में दिया है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा मोललता में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए अपना इसमें हम लोग मान धरते हैं। तो डेल टी एफ बराबर हो जाएगा, ये देखिए जो के एफ होता है दोस्तों ये हमारा स्थिरांक होता है। ये हमारा जो के एफ होता है ये हमारा स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है जिसका हमारा मान होता है, इसका जो ये हमारा है ये हिमांक में अवनमन होता है। ये हमारा इसका जो स्थिरांक है इसका हमारा मान होता है दोस्तों, ये स्थिरांक का मान होता है हमारा 1.86 यानी कि 1.86 इसका हमारा मान होता है। तो इसका हम लोग मान रख देंगे 1.86 इंटू ये डब्लू यानी कि विलेय का भार यानी कि 30 ग्राम था तो 30 हो जाएगा, गुणे 1000 तो 1000 हो जाएगा, अपान ये हमारा अणुभार, तो अणुभार हमारा 62 है, 62 लिख देंगे, गुणे डब्ल्यू यानी कि आयतन, आयतन हमारा 450 था, 450 हो जाएगा। अब इसे हम लोग काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब इसे हम लोग डेल टी एफ बराबर हो जाएगा, अब इसे हम लोग भाग देंगे दोस्तों, तो इसे हम लोग भाग देंगे तो हमारा ये 9.0 केल्विन, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग भाग देंगे तो ये हमारा 0.9 केल्विन आंसर आ जाएगा। इसका हमारा सॉरी दोस्तों ये 2.0 केल्विन होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, यानी कि डेल टी एफ बराबर 2.0 केल्विन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिलियन के हिमांक में अवनमन का मान हो गया। अब इसमें हम लोग दूसरा निकालेंगे, दूसरा हमें इसमें दिया है, देखिए बिलियन का हिमांक निकालना है, बिलियन का हिमांक निकालना है, हिमांक। अब इसको हम निकालेंगे दोस्तों, तो अब इसको हम निकालने के लिए पहले हम लोग अपना इसका निकालने के लिए इसका पहले लिखेंगे कि क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे हमें ये मालूम होना चाहिए शुद्ध जल का हिमांक हमें मालूम होना चाहिए। शुद्ध जल का हिमांक हमारा इसमें टी एफ बराबर होता है 273.15 केल्विन होता है। अब इसमें हमें बिलियन का हिमांक हमें निकालना है। इसमें ये हमारा शुद्ध जल का हिमांक जो होता है टी एफ का मान हमें मालूम कंपलसरी होना चाहिए, तभी हम बिलियन का हिमांक निकाल पाएंगे। अब इसमें हम अपना फार्मूला निकालेंगे, तो इसमें हम फार्मूला अपना लिखेंगे बिलियन का हिमांक बराबर बिलियन का हिमांक बराबर हमारा होता है टी एफ माइनस डेल टी एफ, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग इसमें मान अपना रखते हैं कि टी एफ का मान हमारा 273.15 है, माइनस डेल टी एफ का मान अभी हमने निकाला है 2 आया था, देखिए डेल टी एफ का मान हमने अभी को निकाला है तो 2.0 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग घटा देंगे, यानी 73 में से 2 घटा दीजिए तो 71 आ जाएगा 0.15, ये हमारा ग्राम केल्विन हो जाएगा, ये हमारा ग्राम केल्विन हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था, यानी कि हमने यहाँ पर बिलियन के हिमांक में अवनमन यहाँ पर डेल टी एफ का मान 2.0 केल्विन निकाला। अब दूसरा हमने बिलियन का हिमांक निकाला, तो इसके लिए हमें शुद्ध जल का हिमांक टी एफ का मान मालूम होना चाहिए था, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका यानी कि टी एफ का मान हमारा 273.15 केल्विन होता है। अब इसमें हमने फार्मूला लगाया कि बिलियन का हिमांक बराबर टी एफ माइनस डेल टी एफ होता है। अब इसमें टी एफ का मान हमने यहाँ पर लिख दिया था, तो टी एफ का मान हमारा 273.15 हो गया, और डेल टी एफ का मान देखिए हमने यहाँ पर निकाला था, डेल टी एफ का मान 2.0 केल्विन आया था, तो हमने 2.0 रख दिया मान। अब इसमें से हमने इसको घटा दिया तो ये हमारा माना गया, यानी कि बिलियन का हिमांक निकल के आ गया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ख क्वेश्चन कह रहा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यानी कि इसमें हमें परिभाषित करना। पहला हमें मोल अंश दिया है, दूसरा हमें मोललता दिया है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग परिभाषित करते हैं। तो पहला हमारा मोल अंश है, इसे ही मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा मोल अंश, पहला हमारा मोल अंश है, इसे हम लोग परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की मोलों की संख्या। यानी कि मान लीजिए 1 बिलियन है, उसमें एक अवयव है, एक अवयव उपस्थित है जिसकी मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में, यानी कि उस बिलियन में जो अवयव है वो भी तथा उस बिलियन में जितने भी मोल हैं पूरे मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। यानी कि बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि उस बिलियन में जिसका हम लोग मोल अंश निकाल रहे हैं उस बिलियन को भी तथा उस बिलियन में जितने उपस्थित कुल मोल हैं उसके अनुपात को ही मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यही हमारा इसका परिभाषा हो गया दोस्तों। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। मोल अंश बराबर होता है अवयव की मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। यही हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें दूसरा हमें मोललता को परिभाषित करना है। चलिए मोललता को परिभाषित करते हैं। इसमें देखिए हमारा हो जाएगा मोललता, यानी कि 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोललता कहलाती है। यानी कि 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोललता कहलाती है। ये हमारा मोललता का डिफिनीशन हो गया। मोललता का हमारा देखिए मोललता यानी कि यम से इसे डिनोट करते हैं। मोललता का हमारा फॉर्मूला होता है विलेय का भार, इसे हम लोग डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, बटा हमारा विलेय का अणुभार होता है, अणुभार जिसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, गुणे हमें विलायक का आयतन होता है। विलायक का आयतन होता है, विलायक का आयतन जिसे हम लोग डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। यानी कि लेंथेनाइड आकुंचन के बारे में लिखना है। लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग लिखेंगे लेंथेनाइड आकुंचन, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, यानी कि जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो उसके कारण जो लैंथेनम तक पारमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है। यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण लैंथेनम से लैंथम तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है। यह लक्षण लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहलाता है। यह संकुचन एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। यह हमारा लेंथेनाइड आकुंचन था दोस्तों। अब इसके हम लोग प्रभाव को देखेंगे, यानी कि लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव देखेंगे। चलिए इसके प्रभाव को लिखते हैं। तो लिखेंगे सहसंयोजन में वृद्धि, यानी कि पहला जो हमारा प्रभाव है वो हमारा सहसंयोजन में वृद्धि है, यही हमारा प्रभाव है। तो लिखेंगे लेंथेनम पर +3 से लेंथम पर +3 तक आकार कम होने के कारण सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं तथा अतः लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइज अधिकतम क्षारीय है। यानी कि जो ये हमारा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइज है वो अधिकतम क्षारीय है, लेकिन जो हमारा लैंथम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइज है वो कम क्षारीय है। यह हमारा सहसंयोजन में वृद्धि यानी कि ये हमारा प्रभाव है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है FeNH3 का होल ट्वाइज CN4 माइनस के ज्यामितीय समयों की संरचना लिखिए। तो ये हमारा इसका संरचना है दोस्तों। तो लिखेंगे FeNH3 2 का
टू का होल ट्वाइस CN4 माइनस के ज्यामितीय समायवी, ये हमारा इसका ज्यामितीय समायवी यानी कि Fe है, उसे NH3 इधर NC इधर NC इधर CN इधर CN, चारों ओर से ये जुड़ जाएंगे। और ये जो हमारा यानी कि जो हमारा जुड़ा है ये ज्यामिति, इस ज्यामिति का नाम हमारा समपक्ष यानी कि समपक्ष रूप हो जाएगा, समपक्ष रूप हो जाएगा। और ये जो दूसरा होगा इससे हमारा CN, ये CN NH3 NC और NC इधर से जुड़ जाएंगे और ये हमारा विपक्ष रूप हो जाएगा। ये हमारा इसका ज्यामिति समायवी रूप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा इसका ज्यामिति समायवी संरचना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला कह रहा है CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समयों को पहचानिए। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है उसे हम लोग बाद में करेंगे अगले सेट में। अब चलिए देखिए ख क्वेश्चन कर रहा है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी जो हमारा फिनाल होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। कारण सहित बताइए कि आखिर ये क्यों होता है, यानी कि फिनाल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है तथा एथेनॉल जो है उदासीन होता क्यों है, और क्यों ये इथेनॉल जो उदासीन पर गुण प्रदर्शित करता है, इसे हमें लिखना है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों हम इसे लिखेंगे, तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। ये देखिए जो हमारा फिनाल होता है यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH लगा देते हैं तो ये हमारा फिनाल बन जाता है। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाने से हमारा फिनाल बन जाता है। जब इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं, यानी कि फिनाल का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं दोस्तों, तो इस पे से जो हम लोग जानते हैं जब जो हमारा ये अम्लीय है, यानी कि जो हमारा फिनाल देखिए इसमें हमें कह रहा है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो अम्लीय गुण, अम्लीय का मतलब हम लोग जानते हैं कि H+, यानी कि अम्ल में हमारा H+ होता है। अगर क्षार का बात करें तो क्षार में हमारा OH- होता है, लेकिन हमें ये अम्लीय बता रहा है तो अम्लीय में हमारा H+ रहेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिनाल के ऊपर OH लगाने से, फिनाल के ऊपर OH लगाने से यह हमारा यानी कि फिनाल करें यानी कि बेंजीन के ऊपर यानी कि बेंजीन के ऊपर OH लगा देने से यह हमारा फिनाल का निर्माण ले लेता है, यानी कि फिनाल बन जाता है। जब इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं यानी कि H2O से अपक्रिया कराते हैं या जल अपघटन कराते हैं, तो हमारा जो O यानी कि जो ये यहाँ से H होता है यानी कि H+ जो होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। यानी कि जो हमारा H+ है ये जो अम्ल को दर्शा रहा है, ये जो अम्ल को दर्शा रहा है ये बाहर निकल जाता है तथा यहाँ पर ऑक्सीजन आयन यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन आयन बच जाता है, जिसका नाम हमारा ऑक्सीजन के बचने के कारण इसका हमारा नाम हो जाता है फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर हमारा फिनॉक्साइड हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन हो जाता है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है। ये हमारा इसकी अपक्रिया थी। अब इसका कारण देखेंगे, इसका हम लोग कारण देखेंगे दोस्तों। फिनाल का जल अपघटन कराने पर, यानी कि जो हमारा ये फिनाल है जब इसका हम लोग जल अपघटन करा रहे हैं, यानी कि जो हमारा फिनाल है जब इसका हम लोग जल अपघटन करा रहे हैं दोस्तों, तो H+ आयन यानी कि H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, जो अनुनाद के कारण अस्थाई होता है। ये जो हमारा दो अपक्रिया है वो अनुनाद के कारण अस्थाई होता है, इसलिए जो फिनाल होता है वो अम्लीय होता है। इसीलिए हमारा फिनाल जो है अम्लीय होता है, यानी कि फिनाल का जल अपघटन कराने पे H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, जो अनुनाद के कारण अस्थाई होता है, इसलिए फिनाल जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसमें हमें कहा था जो एथेनॉल है वो उदासीन है, इसका भी कारण हमें बताना है। तो चलिए इसका हम लोग एथेनॉल के बारे में लिखेंगे एथेनॉल का रासायनिक नाम, यानी कि जो हमारा एथेनॉल होता है उसका रासायनिक नाम एथिल एल्कोहल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र हमारा C2H5OH होता है।
इसमें मीठा गंध होता है, यानी कि जो हमारा एथिल एल्कोहल है इसमें हमारा मीठा गंध होता है तथा यह जल में विलेय होता है, यानी कि ये जल में घुला हुआ होता है, यानी कि जल में विलेय यानी कि घुला हुआ होता है। इसका प्रयोग पेय पदार्थों के रूप में भी किया जाता है, यानी कि जो हमारा एथेनॉल होता है दोस्तों इसे हम लोग पेय पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है तथा इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जब लिटमस पेपर यानी कि एथेनॉल में यानी कि C2H5OH में जब हम लोग लिटमस पेपर को डालते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा उदासीन होता है, यानी कि अर्थात एथेनॉल उदासीन होता है। क्योंकि अगर अम्लीय होता तो जब हम लोग लिटमस पेपर को डालते हैं उसमें तो वो लाल रंग का हो जाता, क्योंकि अम्ल में डालने से लाल हो जाता है। अगर अम्लीय होता यानी कि जो हमारा इथेनॉल है अगर वो अम्लीय होता तो लिटमस पेपर को डालने पर लाल हो जाता, अगर वो क्षारीय होता तो लिटमस पेपर को डालने पर नीला हो जाता, जबकि न तो नीला हुआ है न लाल हुआ है, क्योंकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा उदासीन है, अतः एथेनॉल उदासीन होता है। ये हमारा इसका आंसर था कारण सहित। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें ग क्वेश्चन का पहला कह रहा है एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर लिखिए, यानी कि इसमें निम्नलिखित में विभेद करना है, यानी कि अंतर लिखना है। तो पहला दिया है एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन, यानी कि इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग अंतर को लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर। तो चलिए इसमें एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर लिखते हैं। लिखेंगे पहला एसिटाल्डिहाइड और दूसरे ओर एसीटोन लिखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड एक एल्डिहाइड समूह है, यानी जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड हाइड से ही एसिटाल्डिहाइड से ही हमें मालूम चल जाए कि हमारा एक एल्डिहाइड समूह है। पहला इसमें हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड एक एल्डिहाइड समूह है। अब एसीटेन में हो जाएगा एसीटोन एक कीटोन समूह है। अब इसमें दूसरा हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र CH3CHO होता है, यानी जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है उसका रासायनिक सूत्र हमारा CH3CHO होता है, जबकि एसीटोन का रासायनिक सूत्र CH3COCH3 होता है। अब इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह, यानी कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन श्रृंखला के अंत में होता है, और इसमें हो जाएगा कीटोन में यह समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में होता है। यही हमारा एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर था, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें दूसरा कह रहा है एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान में अंतर। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग लिखेंगे एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान में अंतर। तो पहला इसमें लिखेंगे एसिटोफिनान का रासायनिक सूत्र, यानी जो एसिटोफिनान होता है उसका रासायनिक सूत्र C6H5COCH3 होता है, और इसमें हो जाएगा बेंजोफिनान का रासायनिक सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है। अब इसमें दूसरा लिखेंगे एसिटोफिनान एक मिथाइल कीटोन है, यानी जो एसिटोफिनान है वो हमारा एक मिथाइल कीटोन है, और इसमें लिखेंगे बेंजोफिनान एक फिनाइल कीटोन है। ये हमारा मिथाइल कीटोन है और ये हमारा फिनाइल कीटोन है। और इसमें तीसरा लिखेंगे एसिटोफिनान में एक फिनाइल, यानी जो एसिटोफिनान है उसमें एक फिनाइल समूह और एक मिथाइल समूह जुड़ा होता है, यानी कि जो हमारा एसिटोफिनान है उसमें एक फिनाइल समूह तथा एक मिथाइल समूह जुड़ा होता है, जबकि बेंजोफिनोन में दो फिनाइल समूह होते हैं, यानी कि इसमें एक मिथाइल और एक फिनाइल समूह जुड़ा होता है, जबकि जो बेंजोफिनान होता है उसमें दोनों हमारा फिनाइल समूह जुड़ा होता है। ये हमारा इसका अंतर था, यानी कि एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान में अंतर था। तो इसे आप लोग अच्छे से लिखते रहिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए।
चलिए दोस्तों, इसका भी अंतर हम लोग लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे दोस्तों न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। चलिए इसके हम लोग लिखेंगे पहले एक और न्यूक्लियोसाइड और दूसरे को लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसमें पहला लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है डीएनए की मरम्मत, यानी जो हमारा डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका हमारा फुल फॉर्म, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड डीएनए की मरम्मत। और आरएनए, यानी कि आरएनए का हमारा फुल फॉर्म होता है रिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारा रिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल की मरम्मत, और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल प्रोसेसिंग में मदद करता है। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है वो हमारा आरएनए की मरम्मत करता है, डीएनए की मरम्मत करता है और आरएनए प्रोसेसिंग में मदद करता है। ये हमारा इसका न्यूक्लियोसाइड का पहला था। अब इसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड के में लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड में होता है। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड में उपस्थित होता है। अब इसमें दूसरा लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में केवल एक नाइट्रोजन्स, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में केवल एक नाइट्रोजन्स बेस और पेंटोज शुगर होता है। यानी जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें केवल एक नाइट्रोन्स बेस और पेंटोन्स शुगर होता है। जबकि ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन्स, यानी जो नाइट्रोजन्स बेस, पेंटोन्स शुगर और एक या अधिक फास्फेट समूह उपस्थित होता है। यानी जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है इसमें नाइट्रोजन्स बेस, पेंटोन्स शुगर और एक या उससे अधिक फास्फेट समूह उपस्थित होता है। यह हमारा इसका क्वेश्चन था दोस्तों। यह हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्तों हमने यहाँ तक के क्वेश्चन को कर लिया है। अब चौथे क्वेश्चन से अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।